Hi guys, welcome to Obvious Classes. I am your educator Pratik Morwal. This is your daily current affairs session, morning sprint, a precise, exam oriented और easy to understand रहने वाला करंट अफेयर्स का सेशन जो उन सभी स्टूडेंट्स को टारगेट करता है जो यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस या किसी भी स्टेट के पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहा है। इस क्लास में जो इंफॉर्मेशन के सोर्स रहते हैं वो रहते हैं न्यूज़पेपर, जिसमें द हिंदू, अल जजीरा, इंडियन एक्सप्रेस, मिंट और इकोनॉमिक टाइम्स जैसे न्यूज़पेपर का रेफरेंस लिया जाता है। साथ ही साथ आपने रिसेंटली जो यूपीएससी का ट्रेंड देखा होगा, जिसमें करंट अफेयर्स पूछने का जो उसके सोर्सेज रहते हैं वो रहते हैं पीआईबी और एआईआर। तो वहां से भी न्यूज़ को कवर किया जाता है। इसलिए आपके लिए सेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आपको करना क्या है, डेली कंसिस्टेंटली इन सेशंस के साथ बने रहना है। साथ ही साथ चैनल नया है तो इसको सब्सक्राइब करना है और इस सेशन को शेयर करना है। आइए स्टार्ट करते हैं आज की यानी कि 7 अगस्त 2026 का सेशन। लेकिन उससे पहले हमारा डेली का रिचुअल, हम एक दिन पुरानी न्यूज को वापस से रिवाइज करते हैं ताकि हमारा करंट अफेयर्स बहुत मजबूत हो। पहली कल की न्यूज थी नॉरॉन, जिसने अभी रिसेंटली अपना नाम चेंज किया है रिपब्लिक ऑफ नैरो। उसने क्या किया है, क्लाइमेट फंडिंग के लिए गोल्डन पासपोर्ट निकाला है, जिससे आपको यहाँ की नागरिकता मिल जाएगी। क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे आके फंडिंग करनी पड़ेगी और उससे आपको यहाँ की नागरिकता मिलेगी, लेकिन आप वहां पे जमीन नहीं खरीद सकते। इसका बस एक ही सबसे ज्यादा एडवांटेज है, एक तो आपको वहाँ की नागरिकता मिल जाएगी, साथ ही साथ जब आपका पासपोर्ट आपको मिल जाएगा तो अराउंड 85 कंट्रीज ऐसी है जहाँ पे आपको वीजा टू अराइवल एंट्री मिल जाएगी। सेकंड इंपॉर्टेंट न्यूज थी कल की, भारत में अंग प्रत्यारोपण यानी कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट की अगर बात करें तो वो आंकड़ा 20,000 के पार जा चुका है और ई प्रत्यारोपण नामक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। बात करें भारत की तो भारत ऑर्गन ट्रांसप्लांट में तीसरा स्थान पर आ गया है। पहले पे यूएसए और दूसरे पे चाइना है। तीसरी इंपॉर्टेंट न्यूज थी, सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जितने भी वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व्स हैं उसके आसपास 10 किलोमीटर के रेडियस में कोई भी माइनिंग नहीं होगी और उसी को क्या बोलेंगे अपन, माइनिंग बफर जोन बोलेंगे। चौथी इंपॉर्टेंट न्यूज थी, आईसीएआर ने विकसित की भारत की पहली स्वदेशी अफ्रीकन स्वाइन फीवर वैक्सीन, जिसका नाम है MA104। जो पिग कल्टीवेशन है उसमें बहुत बड़ा नुकसान होता है, किसकी वजह से, अफ्रीकन स्वाइन फीवर की वजह से वहां पे पिग मर जाते हैं। और इसी को देखते हुए जो इंडिया है, इंडिया ने खुद का इंडिजीनियस एक वैक्सीन निकाली जिसका नाम है MA104। पांचवी, आरबीआई ने रेपो रेट को लगातार बरकरार रखा, ब्याज दर 5.25 पर स्थिर। ठीक है, हमने रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर के बारे में बात करी थी, क्योंकि ये तीसरा, इस फाइनेंशियल ईयर में तीसरी ऐसी बार है जब 2 माही बैठक होती है आरबीआई की और अपने रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इनके बारे में एक बार डिस्कशन करते हैं। तो कंटिन्यू इस बार भी जो लास्ट टाइम था वो सेम रखा है, 5.25। सिक्स इंपॉर्टेंट न्यूज थी, तेलंगाना की मांग है टूमी देहाती बैराज की ऊंचाई बढ़ाकर गोदावरी जल बंटवारे का अधिक हिस्सा। इसमें एक टूमी देहाती बैराज है जो किसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है, तेलंगाना और महाराष्ट्र गवर्नमेंट के बीच में। किसको लेके, हाइट को लेके। तेलंगाना बोल रहा है कि हमें चाहिए इसकी हाइट 150 मीटर और महाराष्ट्र बोल रहा है कि हम इसकी 148 मीटर ही रखेंगे। सेवंथ इंपॉर्टेंट न्यूज, सुप्रीम कोर्ट में सीएपीएफ एक्ट 2026 की संवैधानिक वैधता की चुनौती, सुनवाई शुरू। हमने बात करी थी कि जो आईपीएस होते हैं उनका डिप्यूटेशन हो जाता है बड़े पदों पर सीएपीएफ में, तो उसको रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था, लेकिन संसद ने क्या करा है, ये नियम बना के इस जो डेपुटेशन वाला प्रोसेस है इसको और बढ़ावा दे दिया है। तो इस तरीके का एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा है। आठवीं इंपॉर्टेंट न्यूज थी, पूर्व राज्यपाल जो रहे हैं और पद्मश्री विजेता रहे हैं, जिनका नाम क्या है, DY पाटिल, उनका निधन हो गया है। इनके बारे में हमने सारी चीजें देख ली थी। कल का हमारा एमसीक्यू जो था कि जो टाटा की एक कंपनी है वो बना रही है LIP नामक बैटरी, जिसका LIP की फुल फॉर्म क्या रहेगी, लिथियम आयरन फॉस्फेट। ऑप्शन सी आंसर रहेगा। तो आज की न्यूज भी हम स्टार्ट कर देते हैं। पहली न्यूज रहेगी आपकी, सुप्रीम कोर्ट एक्सटेंड सेक्शन 498A सेक्शन 85 ऑफ बीएनएस प्रोटेक्शन टू लिव इन पार्टनर। सबसे पहले तो आप ये समझिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि एक ऐसा कपल जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है, ठीक है, एक ऐसा कपल जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है, ये दो लोग हैं लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं और ये काफी लंबे समय से रह रहे हैं, ठीक है। इनको समाज भी ऐसे जानता है कि ये पति पत्नी है, लेकिन इन्होंने ऑफिशियली शादी नहीं करी है। ये अपने घर के एक्सपेंसेस निभाते हैं, करते हैं साथ में, और एक दूसरे को काफी अच्छी कमिटमेंट दे रखी है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिव इन रिलेशनशिप। ऐसा लिव इन रिलेशनशिप जिसका नेचर किसकी तरह होगा, शादी की तरह होगा, ठीक है। पहले तो ये बात समझिए।
तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ऐसे लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली लड़कियां जिसका नेचर शादी की तरह होगा, उसमें अगर लड़की के साथ कोई प्रताड़ना होती है, कोई क्रूरल्टी होती है, क्रूरल्टी कैसे होगी? मेंटली टॉर्चर किया जाएगा, उसको सुसाइड अटेम्प्ट के लिए मजबूर कर दिया जाएगा, उससे पैसा मांगा जाएगा, उस पर फिजिकल वायलेंस होगा। तो ये सारी चीजों की अगर ये चीजें होती है तो अब उसको किसके तहत प्रोटेक्शन दिया जाएगा? अब सेक्शन 498A जो कि इंडियन पीनल कोड का था, अब इसको किसका कर दिया है? भारतीय न्याय संहिता 85, सेक्शन 85 में आएगा। तो इसके तहत उनको प्रोटेक्शन दिया जाएगा उन सभी लड़कियों को। ठीक है, पहले ये प्रोटेक्शन किसको दिया जाता था? पहले प्रोटेक्शन ओनली जो मैरिज कपल होते थे जिनकी शादी हो चुकी है, उनमें उन महिलाओं के साथ अगर ऐसा होता है, क्रूरल्टी होती है, तो उसके तहत ही ये दिया जाता था। लेकिन अब सरकार ने बोला है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आने वाले समय में ये जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, जिनका जो नेचर है रिलेशन का वो शादी की तरह ही है, तो हम क्या करेंगे? उनको इस सेक्शन 498 आईपीसी या फिर बात करें बीएनएस का सेक्शन 85 के तहत सुरक्षा प्रदान करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। द कोर्ट सेड दैट डोमेस्टिक अब्यूज इज लिंक्ड टू पावर इम्बैलेंस। कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में ये बोला है कि जो ये डोमेस्टिक वायलेंस होता है, ये शादी की वजह से नहीं होता है, ये पावर के इम्बैलेंस की वजह से होता है दो लोगों के रिलेशन में। ठीक है, तो इसका शादी से कोई महत्व नहीं है। अगर फिजिकल वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है किसी लड़की के साथ, तो वो एक रिलेशन में अगर कंटिन्यू है तो उस किसके सेक्शन 498 आईपीसी के तहत उसको सुरक्षा दी जाएगी। ठीक है, ये सारी चीजें देख ली अपन ने। पहले और चीजें देख लेते हैं इसमें। द जजमेंट रिलाइड ऑन, ये जो जजमेंट दिया है किन चीजों को रेफरेंस, कौन कौन से ऐसे केस है उनको रेफरेंस में लाके दिया गया है? डी वैल्यू सेमी वर्सेस डी पेट चेनामल 2010 का एक ऐसा केस है जिसमें बताया गया है कि लिव इन रिलेशनशिप तो होगा, लेकिन उसका नेचर शादी की तरह होगा, ये कैसे डिसाइड होगा? ये इस केस के साथ पता लगता है। दूसरा है जो रेफरेंस लिया है केस, इंदिरा सारमी वर्सेस के वी शर्मा 2013 का केस है। इसमें बताया गया है कि लिव इन रिलेशन जो मैरिज के नेचर का होगा, उसके लिए क्या क्या आपको पैरामीटर्स फुलफिलमेंट करने पड़ेंगे, यानी कि समाज की नज़र में आप पति पत्नी होने चाहिए, आपने एक्सपेंसेस साथ में उठाए हो, जो आपका रिलेशनशिप है 8-10 साल का रहा हो, या फिर बात करें एक दूसरे को कमिटमेंट्स दे रखी हो, फैमिली इन्वॉल्व हो, तो ये सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व होगी कि ये नेचर क्या है इसका, शादी का है। ठीक है, और इन द नेचर ऑफ मैरिज बेस्ड ऑन कितना, हमने बात वापस कर ली है, ड्यूरेशन की, शेयर्ड हाउस होल्ड, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी और पब्लिक रिकॉग्निशन, ये सारी बातें कर ली है हमने। नेक्स्ट देखते हैं इसमें। कोर्ट आल्सो डायरेक्टेड डेट अर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2014, एक ऐसा केस का वापस से रेफरेंस लिया गया है जिसमें बताया गया है कि अगर महिला के साथ उत्पीड़न हो रहा है तो पुलिस क्या करेगी? डायरेक्टली जाके उसको अरेस्ट नहीं कर लेगी, क्या क्या करेगी इस केस के तहत जो अर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार है 2014 का, उसके अंतर्गत एक व्यक्ति को, यानी कि पुरुष को भी सेफगार्ड्स मिलेंगे जो फॉलो करेंगे, इंश्योरिंग नो ऑटोमेटिक अरेस्ट, डायरेक्ट अरेस्ट नहीं किया जाएगा, प्रॉपर तहकीकात होगी, प्रॉपर पुलिस वेरिफिकेशन होगा बिफोर टेकिंग कोर्सिव एक्शन। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अब इससे पहले क्या होता था? पहले जो वुमेन थी जो रिलेशनशिप में रह रही थी, लिव इन रिलेशनशिप क्या होता है कि बिना शादी के साथ में रहना। ठीक है, तो जब ये ऐसी कपल साथ में रह रहे थे तो उन वुमेन का प्रोटेक्शन किसके तहत हो रहा था? अगर उनके साथ वायलेंस होता है, उत्पीड़न होता है, क्रूरल्टी होती है, तो उसके किसके तहत होता था? एक नियम था जिसका नाम है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, और ये एक तरीके का क्या था? सिविल लॉ था। ठीक है, अब ये जो आया है, जो जजमेंट आई है, उसमें क्या होगा? इसमें क्रिमिनल लॉ के तहत आएगा। ये जो सेक्शन 85 है भारतीय न्याय संहिता, जो कि 2023 से स्टार्ट हो गई थी, आईपीसी को रिप्लेस किया था, उसके तहत महिला को सुरक्षा मिली जाएगी। और इसमें जो लड़के, लड़का या लड़के के घर वाले होंगे जिन्होंने भी उत्पीड़न किया है, उनको 3 साल तक की सजा मिलेगी, और हो सकता है कंपनसेशन भी देना पड़े। ठीक है, द रूलिंग स्ट्रेंथ, ये क्या स्ट्रेंथ कर रही है? जेंडर जस्टिस। ठीक है, एडप्ट द लॉ टू चेंजिंग सोशल रिलेटिव, क्योंकि जो सोसाइटी की अभी रियलिटी है, अब ऐसा तो नहीं है ना कि जो पुराना जमाना आ रहा है कि शादी वाला ही सिस्टम चल रहा है, अब लोग लिव इन रिलेशनशिप में भी रह रहे हैं। तो ये जो सोसाइटी का पैटर्न चेंज हो रहा है मैरिजेस को लेके, तो उसके अंतर्गत किया गया एक चेंज है जिससे वुमेन को सेफ्टी मिल सके, उनके अधिकारों को प्रोटेक्ट किया जा सके। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने इसमें देख ली, सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है हमारी, चाइना हार्वेस्ट फर्स्ट राइस क्रॉप ग्रोन इन स्पेस।
चाइना ने क्या किया है, पहले उगाए गए चावलों को काटा है। कहाँ पे उगाए हैं वो चावल? स्पेस। ठीक है, चाइना ने वापस से एक नई डेवलपमेंट की है। तो देख लेते हैं चाइनीज एस्ट्रोनॉट्स, चाइना के वैज्ञानिकों ने, एस्ट्रोनॉट्स ने क्या किया है। तियांगोक स्पेस स्टेशन हार्वेस्ट द फर्स्ट बैच ऑफ राइस ग्रोन इन ऑर्बिट ऑन 5 अगस्त 2026 ड्यूरिंग द शेनजो 23 मिशन। अब आप पहले तो इन चीजों को समझ लीजिए। ये तियांगोंग स्पेस स्टेशन क्या है? देखो, आपका जो लो अर्थ ऑर्बिट है उसमें आपने एक सुना होगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ठीक है, अब ये किसका है? ये यूएसए, वेस्टर्न कंट्रीज, रशिया, जापान, कनाडा, इन सब ने मिलकर बनाया है। वैसे ही चाइना ने अपना खुद का एक स्पेस स्टेशन बनाया हुआ है लो अर्थ ऑर्बिट में, जहाँ पे वो सैटेलाइट को डिप्लॉय करता है। तो उसका नाम है टियांगोंग स्पेस स्टेशन। और ये जो है शेंजाओ 23 मिशन, यानी कि हर कुछ सालों में, हर कुछ महीने में एक ग्रुप वहां पे जाता है, जो पहले से वहां पे अवेलेबल ग्रुप होता है उसको रिप्लेस कर देता है। मतलब 3-3 लोगों का या 4-4 लोगों का ग्रुप जाता होगा, और वहां पे जो लोग होते होंगे वो वापस पृथ्वी पे आते हैं, और ये यहाँ से कहाँ पे जाते हैं? स्पेस स्टेशन पे जाते हैं। तो ये 23वें नंबर का ग्रुप था, इसको बोल रहे हैं अपन शेंजाओ 23 मिशन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया है? हार्वेस्टेड, यानी कि फसल को काटा है किसकी? फर्स्ट बेच ऑफ राइस ग्रोन इन ऑर्बिट, ऑर्बिट में उगाए गए चाइना के द्वारा पहले राइस। ठीक है, द एक्सपेरिमेंट एम्स टू अचीव कंटिन्यूअस कल्टीवेशन ऑफ 2 जनरेशन ऑफ राइस इन माइक्रोग्रेविटी। सबसे पहले तो आप माइक्रोग्रेविटी को समझिए। ग्रेविटी क्या होती है? किसी भी चीज को वापस अपनी तरफ, मतलब पृथ्वी किसी भी चीज को, ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है, वो हो जाती है आपका ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण बल। अब माइक्रोग्रेविटी यानी कि जो स्पेस होता है वहां पे कोई ग्रेविटी नहीं होती है, वो अपनी तरफ नहीं खींचता है, वो बस हवा में रहता है, वहां पे एकदम हल्का फील होता है। तो ये होती है आपकी माइक्रोग्रेविटी। अब यहाँ पे चाइना चाहता है, उसका एम है कि कल्टीवेशन होगा 2 जनरेशन के राइस का, यानी कि एक बार राइस उग गए हैं, अब उसी से जो उसके बीज आएंगे, उसी से क्या करेंगे? दूसरे स्टेशन के क्या उगाएंगे? राइस को उगाया जाएगा। ठीक है, साइंटिस्ट अंडरस्टैंड, इससे क्या होगा? प्लांट, ये साइंटिस्ट समझ पाएंगे प्लांट की ग्रोथ को, जेनेटिक स्टेबिलिटी को, और सीड के रिप्रोडक्शन को। कहाँ पे? स्पेस में। देखिए, अब चावल उगाने की जगह जरूरत वहां पे क्यों पड़ गई है? आपको पता है कि जो ये मार्स और मून के आपके प्लान्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पे कौन जाते हैं? ये स्पेस स्टेशन से जाते हैं, है ना? तो जितने भी एस्ट्रोनॉट जाते हैं तो उनको क्या ले जाना पड़ता है? खाना ले जाना पड़ता है। हो सकता है इमरजेंसी में उनके पास खाना भी खत्म हो जाए, और वो खाना भेजने की कॉस्ट भी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो ऐसी जो समस्या है, इनसे निपटारा करने के लिए अब ये एस्ट्रोनॉट्स और वैज्ञानिक लोग ये चाहते हैं कि जहाँ पे ये लोग रुके हुए हैं, चाहे मार्स में, मून में, या फिर बात करें किसी भी स्पेस स्टेशन पे, तो ये लोग क्या करें? वहीं पे अपना खाना उगा ले और वहीं पे खा ले। इसी के तहत क्या किया गया है? चावल को उगाया गया है कहाँ पे? तियांगोंग स्पेस स्टेशन, जो कि लो अर्थ ऑर्बिट में। साइंटिस्ट इसमें कौन तरी कैसा टेक्निक को यूज कर रहे हैं? साइंटिस्ट आर यूजिंग 2 टाइप्स ऑफ जेपोनिका राइस सीड्स। अब ये जेपोनिका राइस कौन से होते हैं? एक तो होते हैं जो इंडिया में हम लोग खाते हैं, पतले और लंबे चावल। ठीक है, अब ये जेपोनिका जो होते हैं, ये होते हैं थोड़े राउंडेड, ये राउंडेड होते हैं और ये भी छोटे होते हैं। ठीक है, इनके सीड्स से ही क्या किया है? स्पेस लिनेस सीड्स डिसेंडेंट फ्रॉम राइस फर्स्ट ग्रोन ऑन टियांगोंग इन 2022 लेटर ब्रीड टू अर्थ फॉर 3 जनरेशन। ठीक है, देखो क्या किया गया था 2022 में भी चाइना के द्वारा, ये तियांगोंग स्पेस स्टेशन में चावल को उगाया गया था, लेकिन उसको लेके वापस कहाँ पे आ गया? वहां पे जमीन पे लेके आ गया। अब वो जो चावल उगे उनके बीज से, यानी कि उन्हीं चावलों से धरती पे आके 3 जनरेशन उसके चावल उगा लिए गए हैं, है ना? 3 फसल काट ली गई है 3 सेशन की। अब यहाँ पे जो उग गए हैं, कौन से? 2022 में जो वहां पे उगा था स्पेस में, उसको धरती पे लेके आए, और धरती पे उगाने के बाद 3 उसके जनरेशन कर दी, यानी कि 3 सेशन उसके कंप्लीट कर दिए। एक चावल उगा, उसके बीच से दूसरा उगाया, उसके बीच से तीसरा उगाया, उसके बीच से चौथा उगाया। तो अब ये 3 जनरेशन जब कंप्लीट हो गई है, तो इसी बीज को लेके कहाँ गए हैं अपन? तियांगोंग स्पेस स्टेशन पे, और उसी से क्या किया है? उसी से चावल उगाया है और उसको काटा है। ठीक है, और चीजें देख लेते हैं इसमें। द स्टडी कंपेयर्स टू रिप्रोडक्शन मेथड। इसमें जो चावल उगाने के 2 मेथड इसमें यूज किए गए हैं। पहला तो सीड टू सीड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि बीज से ही उगेगा, और दूसरा इसमें यूज किया गया है राटनिंग। अब रॉटनिंग क्या होता है? ये होता है कि जब भी चावल उग गया, एक तरीके से आप समझिए, ये चावल उग गया, ठीक है, अब इसको जब आप निकालेंगे, हार्वेस्ट करेंगे, तो आप इसको जड़ से नहीं उखाड़ेंगे,
आप इसको ये हाफ पोर्शन से ही कट कर लेंगे और ऊपर ऊपर वाला जो चावल उगा हुआ है उसको निकाल लेंगे। अब इससे क्या होगा, रूट्स वहां की वहीं बनी रहेगी, है ना। जो भूमि में पानी है उसके कम जरूरत पड़ेगी, तो इसके काफी फायदे हैं। तो ये दो टेक्निक का यूज किया है चावल उगाने के लिए। द फाइंडिंग विल सपोर्ट, किसको सपोर्ट करेगी, स्पेस फार्मिंग को सपोर्ट करेगी। ये जो नई टेक्निक आई है, इन सितु फूड प्रोडक्शन, यानी कि जिस जगह पे रह रहे हैं, चाहे वो मार्स पे रह रहे हैं, चाहे वो स्पेस स्टेशन पे रह रहे हैं, चाहे वो मून पे रह रहे हैं, तो ये क्या रहेगा, ये वहीं पे अपना खाना उगा लेंगे और खा लेंगे। एंड फ्यूचर लॉन्ग ड्यूरेशन मिशन टू द मून एंड मार्स, क्योंकि क्या होता है, कभी खाने की वजह से ही, खाने की जो कमी पड़ती है, बार बार खाना भेजना पड़ता है, तो व्यक्ति वहां पे स्टेबल नहीं हो पाता है, जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं। तो उनको क्या होगा, अब आने वाले समय में जब वो खुद का खाना उगा पाएंगे तो वहाँ खुद खा पाएंगे, तो उससे क्या होगा, जो लॉन्ग ड्यूरेशन होगी किसकी, मिशन की, मून और मार्स के लिए, तो इससे क्या होगा, रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन फूड सप्लाईज फ्रॉम अर्थ। अर्थ से ही क्या भेज रहे हैं अपन, फूड की सप्लाई भेज रहे हैं, जिससे एस्ट्रोनॉट्स क्या कर सकेंगे, लंबे समय तक वहां पे रह सकेंगे और वैज्ञानिक शोध कर सकेंगे। ओके, ये सारी चीज हमने देख ली है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। एक और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, क्या आदेश दिया है, एक्सटेंड करी है मैंडेटरी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस फॉर न्यू व्हीकल। ठीक है, थर्ड पार्टी का जो इंश्योरेंस होता है नए व्हीकल्स के लिए, उनको एक एक साल बढ़ा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, पहले तो आप है ना फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस समझिए। आप अपनी गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, नई गाड़ी चला रहे हैं, हो सकता है आप ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहे हो सकता है आप ओवर स्पीडिंग कर रहे हो सकता है आप अनकॉन्शियस हो गए हो, आपको चक्कर आ गए हो, कुछ भी हो गए हो, तो आपकी गाड़ी किससे टकरा जाएगी, आपकी गाड़ी पेड़ से टकरा जाएगी, हो सकता है आप नदी नाले में भी गिर जाएं, ठीक है, हो सकता है आप हाईवे से जंप कर दें, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, आप मर जाएंगे। ठीक है, आप मर जाएंगे तो आपका व्हीकल भी खराब हो जाएगा, टूट जाएगा। तो जो खुद के व्हीकल के लिए और खुद की जान के लिए जो इंश्योरेंस होता है, उसको तो बोलेंगे आप फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस। ठीक है, अब सेम चीज अगेन, आप ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहे हैं और स्पीडिंग कर रहे हैं, अनकॉन्शियस हो रहे हैं, और ऐसी स्थिति में आप किसी पैदल चलने वाले व्यक्ति से टकरा जाते हैं, आप किसी दुकान से टकरा जाते हैं, आप किसी अदर व्हीकल से टकरा जाते हैं, उसमें क्या होगा, सामने वाले की कमोडिटी यानी कि किसी सामान का भी नुकसान होगा, व्हीकल का भी नुकसान होगा, और साथ ही साथ उसकी जान का भी नुकसान होगा, हो सकता है वो मर भी जाए। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में जो कंपनसेशन देना होगा वो किसके तहत होगा, वो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के तहत होगा। ठीक है, उस व्यक्ति को भी कंपनसेशन मिलेगा जिसकी आपने मतलब उसको चोट मिली है या फिर उसकी मृत्यु हो गई है, और उसके जो व्हीकल है, उसकी दुकान है, उसके लिए कंपनसेशन मिलेगा। ठीक है, तो ये होता है आपका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। ये समझ में आ गया। और क्या किया है गवर्नमेंट ने कि अब से जो गवर्नमेंट ने सॉरी सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है कि अब से जो भी नया व्हीकल आप खरीदेंगे उसमें जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पहले करना पड़ता था, उसमें एक एक साल बढ़ा दिया है नए व्हीकल के साथ। The Supreme Court of India extended the mandatory third-party insurance period for new private vehicles to improve insurance compliance and protect accident victims. किस लिए किया गया है, improve होगा इससे इंश्योरेंस कंप्लायंस और प्रोटेक्ट एक्सीडेंट विक्टिम, जो एक्सीडेंट में विक्टिम्स होते हैं वो प्रोटेक्ट किए जा रही है। द मैंडेटरी इंश्योरेंस पीरियड फॉर न्यू प्राइवेट कार्स हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम 3 years to 4 years। जो कार थी पहले उसमें मैंडेटरी जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस था वो कितना था, 3 साल का था, अब उसको बढ़ा के 4 साल कर दिया गया है, और जो टू व्हीलर से उसको बढ़ा के 5 साल से 6 साल कर दिया गया है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस इज कंपलसरी अंडर द मोटर व्हीकल एक्ट 1988। इस एक्ट के तहत थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराना बहुत कंपलसरी माना जाता है, और ये कवर करता है ऑल द लीगल लाइबिलिटी फॉर किसकी, डेथ की, सामने वाले व्यक्ति के डेथ की, इंजरी की, प्रॉपर्टी डैमेज की, कॉस्ट टू थर्ड पार्टी, मैंने बता ही दिया थर्ड पार्टी क्या होता है। वाइल ऑन डैमेज इंश्योरेंस प्रोटेक्ट द इंश्योर्ड व्हीकल, यानी कि आपके खुद के जो डैमेज होगा या फिर आपका जो व्हीकल डैमेज होगा, तो उससे क्या होगा, उसके लिए आपको फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस कराना पड़ेगा, तो क्या बोलेंगे, इंश्योर्ड व्हीकल। नेक्स्ट देखते हैं अपन इसमें, इसके लिए कोर्ट ने क्या किया है, कोर्ट ने इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को आदेश दिया है कि आप 4 लेयर वाला एक ऐसा यूनिफॉर्म सिस्टम लेके आइए जिससे ये जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है सारे व्हीकल्स में कंपलसरी हो जाए। इसके लिए कोर्ट ने क्या क्या आदेश दिया है, क्या आइडिया दिया है, अभी ये अप्लाई नहीं हुआ है, कोर्ट ने आदेश दिया है कि आप इन चीजों पे विचार कर सकते हैं। किसको दिया है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, IRDAI को। पहला तो है नो इंश्योरेंस नो फ्यूल पायलट प्रोजेक्ट। अगर आपकी गाड़ी में इंश्योरेंस नहीं होगा तो आपको कोई भी फ्यूल नहीं मिलेगा, ना पेट्रोल मिलेगा ना डीजल मिलेगा। दूसरा है लिंकिंग ANPR कैमरास, ऐसे कैमरास डिटेक्ट करना जिससे पता लग जाए
व्हीकल को डिटेक्ट कर लिया जाएगा कैमरा से कि इसका इंश्योरेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। इसमें नाम क्या है। अब ये जो वाहन का डाटाबेस है, इससे क्या पता लगेगा कि ये जो व्हीकल है किसके नाम पे रजिस्टर्ड है, ये कब लिया गया था, ये कौन सा इंजन है। हाँ, इस पे कोई केस तो नहीं लग रहा है, तो ये वाहन की डाटाबेस से पता लग जाएगा। द इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन ब्यूरो टू आइडेंटिफाई अनइंश्योर्ड व्हीकल्स। अगर ये वाहन डाटाबेस से आईआईबी कनेक्ट कर लेता है तो बहुत इजीली आईआईबी क्या करेगा, जो अनइंश्योर्ड व्हीकल्स है उनको आइडेंटिफाई कर लेगा और उन पे चालान अपना बनाने लगेगा। तो इसी डर से क्या होगा, जो व्यक्ति होगा थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराने लगेगा। और ये जो इंश्योरेंस है एक व्यक्ति के लाभ के लिए ही बोला जाता है, लेकिन पब्लिक इसमें सोचती है कि हमारा तो एक्सीडेंट ही नहीं हो रहा, हम तो अच्छे से गाड़ी चलाएंगे, हम किसी और का एक्सीडेंट क्यों करेंगे। तो हम 1,000-500 रुपये बचाने के चक्कर में क्या होता है, एक तो आप खुद का नुकसान करते हैं। अब जब खुद का नुकसान करेंगे, कैसे करेंगे, क्योंकि जब सामने वाली पार्टी पे नुकसान होगा तो एक तो उसका जान माल से हाथ धोना पड़ेगा, उसका परिवार पूरा खत्म हो जाएगा। दूसरी चीज, आपको उसको कंपनसेशन जो देना होगा आप उसके लिए कैपेबल भी नहीं होंगे, इसलिए आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा, पुलिस केस होंगे। तो इन सब जो केसेस होते हैं इन सबको मद्देनजर रखते हुए ही सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है इसको हम एक तो नई गाड़ियों में बढ़ा देते हैं, और बाकी जिन गाड़ियों में नहीं हो रहा है उनको फटाफट से डिटेक्ट करके उनको आप लेके आइए और उनको क्या करिए, चालान बनाइए उनका, अगर उनके पास थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं है। ठीक है, ताकि ये लोग जल्दी जल्दी अपने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करा दें, ताकि इससे खुद का भी फायदा है और सामने जिसकी आप दुर्घटना कर रहे हैं, उस दुर्घटना में जिसका नुकसान कर रहे हैं उसको भी फायदा मिले। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं अपन। अलाबाई रोन्स स्मृति दिवस ऑब्जर्व इन आसाम। इंपॉर्टेंट न्यूज है, नॉर्थ ईस्ट से अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आ रही है तो वो इंपॉर्टेंट होती है। आसाम में क्या मनाया गया है, एक अलाबाई रोन स्मृति दिवस मनाया गया है। ये कहाँ मनाया गया है, आसाम के कामरूप के अमीनो गांव में मनाया गया है। और ये क्यों मनाया गया है, ये शहीदों को याद किया जा रहा है। और ये इसकी कौन सी जयंती है, 357वीं जयंती है। और कौन से शहीद हैं इसे, ये जो अहम वॉरियर्स है। ठीक है, अहम जो एक किंगडम था कहाँ पे, आसाम में। अब ये जो आसाम था पहले ये पूरा नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन था, इवन म्यांमार वाला भी थोड़ा रीजन इसमें ही आता था। तो जो अहम वॉरियर्स थे उनकी शहादत में जो 357वीं मार्टियम एनिवर्सरी मनाई जा रही है, वो कहाँ पे मनाई जा रही है, अमीन गांव जो कामरूप आसाम में है। ठीक है, और ये जो शहादत मिली थी ये कब मिली थी, बैटल ऑफ अलाबाई में। ये कब हुई थी, 1669। अब ये बैटल किसके बीच में हुई थी, ये हुई थी अहोम किंगडम के बीच में और मुगल फोर्सेस के बीच में। ये 1669 की अगर बात करें तो ये औरंगजेब का टाइम था। औरंगजेब ने जयपुर के महाराजा को, जो कछावा वंश से रिलेटेड थे, उनको भेजा था यहाँ पे कि आप जाइए और असम वाला रीजन जीत के आइए। तो इसी को क्या बोलेंगे, बैटल ऑफ अलाबाई। ये कब लड़ा गया था, 5 अगस्त 1669 में, ड्यूरिंग द स्ट्रगल फॉर कंट्रोल ओवर असम। ठीक है, असम पे कंट्रोल के लिए किया गया था मुगल फोर्सेस द्वारा। थाउजेंड्स ऑफ अहम सोल्जर्स लॉस्ट देयर लाइव्स इन द बैटल। ऐसा माना जाता है, कहीं कहीं डाटा है कि 20,000 से ज्यादा जो अहम सोल्जर्स थे उनकी मृत्यु हो गई थी। या फिर बात करें, कहीं कहीं ऐसे रेफरेंसेस मिलते हैं कि वो 20,000 से भी नंबर्स कहीं ज्यादा थे। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है कि थाउजेंड्स ऑफ अहम सोल्जर्स थे जो इस बैटल में मारे गए। द अहम किंगडम की अगर बात करें तो इसको फाउंडेड किया था सुकापा ने, कब, 1228 में। रूल्ड लार्ज पार्ट्स ऑफ असम फॉर नियरली 6 सेंचुरी, 6 सेंचुरीज तक इन्होंने राज किया था। एंड प्लेड अ की रोल इन प्रिजर्विंग द रीजन्स पॉलिटिकल एंड कल्चरल आइडेंटिटी। ठीक है, इसके पॉलिटिकल और जो कल्चरल आइडेंटिटी किसके अंतर्गत संरक्षित थी, सुकापा के। ठीक है, तो इसने कितना राज्य किया, 6 सेंचुरी तक। ठीक है, ऐसा नहीं है इसने ही किया, इसके जो वंशज आए होंगे आगे उन्होंने कंटिन्यू एम किंगडम को बनाए रखा। बात करें, जब 1669 में एक तरीके से आम किंगडम के बहुत सारे लोग मारे गए थे, जो वॉरियर्स मारे गए थे, उसके बाद तो हो सकता है ना कि मुगल ने उस पर कंट्रोल कर लिया हो, नहीं। क्या किया उसके बाद, एक व्यक्ति का नाम था जो उस सेना में सेनापति था, जिसका नाम है लचित बोरफुकान। उसने क्या किया, उसने 2 साल तक अपनी सेना को संगठित किया और वापस से बैटल ऑफ सराय घाट लड़ा, जो लड़ा है 1671 में। ओके, अब इसमें क्या किया, इसने मुगल सेना थी उनको हरा दिया और वहां से भगा दिया, यानी कि ज्यादा लंबे समय तक वहां पे कोई कंट्रोल कर ही नहीं पाया। अहोम किंगडम अपने आप में इतना शक्तिशाली था। द कॉमेमोरेशन इंक्लूड फ्लोरल ट्राइब्यूट, सेरेमोनियल लैम्प लाइटिंग। इसमें जो ये एनिवर्सरी मनाएगी इसमें क्या क्या किया गया था, ये सारी बातें कर रहे हैं। फ्लोरल ट्राइब्यूट्स था, सेरेमोनियल लैम्प लाइटिंग थी, एंड हिस्टोरिकल प्रोग्राम्स एट द
अलाबोई रोन स्मृति सौध, जो कि ऑर्गेनाइज किया गया था डायरेक्टरेट ऑफ आर्कियोलॉजी असम अलोंग विद अदर स्टेट एजेंसी। यहाँ पे काफी स्टेट से भी लोग आए थे इस प्रोग्राम को देखने, इस एनिवर्सरी को देखने, और इन्होंने ये चीज बोली है कि अपने आने वाले युवाओं को कि आप अहम किंगडम का जो इम्पोर्टेंट योगदान था उसको समझिए, किस तरीके से हमारे शहीदों ने बलिदान दिया था इस किंगडम को बचाने के लिए। तो ये सारी चीजें हैं। अब बैटल ऑफ सरायघाट की बात करें तो किसने लड़ा था? लचित बोरफुकन ने। ठीक है, इसने क्या किया फिर वापस अहम किंगडम को रिस्टोर कर लिया। अगर हम बात करें एनडीए की, एनडीए में एक गोल्ड मेडल मिलता है, जो किसको मिलता है? बेस्ट कैडेट को मिलता है। और ये किसके नाम पे मिलता है? लचित बोरफुकान के ही नाम पे। लचित बोरफुकान गोल्ड मेडल जो मिलता है एनडीए के बेस्ट कैडेट को मिलता है। ठीक है, ये न्यूज भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें हमने देख ली है। ये अहम किंगडम वाला पूरा एरिया है मैप में, और ये स्मारक बना हुआ है अहम किंगडम के लिए। और ये जो है लचित, ये जो लचित बोरफुकान यही है। ठीक है, तो आपने सारी चीजें देख ली है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं अपन। हिरोशिमा मार्क्स 81th एनिवर्सरी ऑफ एटॉमिक बॉम्बिंग। हिरोशिमा कहाँ है? आपने बचपन से सुना होगा, जापान में है। जापान में क्या हुआ था? वर्ल्ड वॉर टू 1945 में 6 अगस्त को हिरोशिमा में यूएसए ने न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिए। ठीक है, तो यही जगह इसलिए फेमस है। यहाँ पे अमेरिका ने परमाणु हमला किया था। इसके बाद क्या हुआ था? 9 अगस्त को वापस नागासाकी में यूएसए ने दूसरा परमाणु हमला किया था। इसके बाद 15 अगस्त 1945 को जापान ने सरेंडर कर दिया था, और उसी के साथ विश्व युद्ध खत्म हो गया था। कौन सा? सेकंड विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। गॉट इट? आप देखते हैं ये न्यूज क्यों है। 6 अगस्त की बात करें तो हिरोशिमा ऑब्जर्व द 81th एनिवर्सरी ऑफ द एटॉमिक बॉम्बिंग ऑन 6 अगस्त 2026। 6 अगस्त को जो यूएसए ने परमाणु हमला किया था उसके 81 साल कंप्लीट हो गए हैं, और उसकी एनिवर्सरी मनाई जा रही है विद अ पीस मेमोरियल सेरेमनी एट हिरोशिमा पीस मेमोरियल पार्क। इस पार्क में पीस मेमोरियल सेरेमनी मनाई गई है। एंड अ मिनट ऑफ साइलेंस, 1 मिनट का साइलेंस रखा गया है फिक्स 8:15 सवेरे के। ठीक है, क्योंकि इसी टाइम पे बम गिराया गया था। तो इसी टाइम पे क्या गया है, 1 मिनट का साइलेंस रखा गया है, जो भी उस ट्रेजिडी में मारे गए थे। एग्जैक्ट टाइम ऑफ 1945 बॉम्बिंग। अराउंड 50,000 पीपल इंक्लूड रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम अबाउट 120 कंट्रीज एंड रीजन। 120 कंट्रीज और रीजन से लगभग 50,000 लोग इस सेरेमनी को देखने और इसमें पार्टिसिपेट करने आए थे। अटेंडेड द सेरेमनी टू ऑनर द विक्टिम्स, ऑनर कर रही है विक्टिम्स को, और प्रमोट कर रही है ग्लोबल पीस एंड न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। ये बोल रही है कि पूरे विश्व में क्या होनी चाहिए? शांति होनी चाहिए। और जो आजकल वॉर चल रही है, इवन यूएसए और ईरान का वॉर भी तो इसलिए चल रहा है ना, यूएसए चाहता है ईरान से आप अपना न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है उसको बंद कर दीजिए। तो ये जो सारे कंट्रीज के लीडर्स आए हैं, ये जो लोग हैं 50,000 लोग, ये यही दुआ करते हैं कि एक तो पूरे विश्व में शांति हो, साथ ही साथ जो न्यूक्लियर आर्मामेंट आपने पहन रखा है, ठीक है, आप इसमें न्यूक्लियर एनर्जी बढ़ाना चाह रहे हैं, न्यूक्लियर एक तरीके से बॉम्ब बनाना चाहते हैं, उसको बंद कर दीजिए। हिरोशिमा की जो हिरोशिमा जो शहर है उसकी जो मेयर है काजुमी मतुसी, उसने कॉल किया है, यानी कि बोला है कि एबोलिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, आप सभी इसका त्याग कर दीजिए। और जो जापानीज प्राइम मिनिस्टर है सनाई तकाइची, उन्होंने रिफर्म किया है कि वापस से बोला है कि जो जापान है फ्री नॉन न्यूक्लियर प्रिंसिपल पे काम करेगी। यानी कि ना तो उनको रखेगी, नॉट पजेसिंग, नॉट प्रोड्यूसिंग, यानी कि ना उनको बनाएगी, नॉट परमिटिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियर वेपन। ठीक है, ना परमिट करेगी कि आसपास के रीजन में भी किसी देश के पास क्या हो, न्यूक्लियर बॉम्ब हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें किसने बोली है? जापानीज प्राइम मिनिस्टर ने। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं इसके बारे में। द सर्वाइवर्स ऑफ द हिरोशिमा एंड नागासाकी बॉम्बिंग नॉन एज हिबाकुशु। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। जो सर्वाइवर्स हैं उनको क्या बोलते हैं? उस बम की त्रासदी में, परमाणु बम की त्रासदी में जो बचे थे उनको क्या बोलते हैं आप? हिबाकुशु। अब ये इनकी ऑन एन एवरेज एज कितनी है अभी? 86+ ईयर। ये क्या कर रहे हैं? ये एडवोकेट कर रहे हैं किसके लिए? पीस के लिए, और वार्न कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड को अबाउट दी ह्यूमैनिटेरियन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ न्यूक्लियर वेपन। न्यूक्लियर वेपन रखने के बाद और इसका हमला करने के बाद जो कॉन्सिक्वेंसेज, यानी कि परिणाम होते हैं, वो कितने भयावह होते हैं, तो इस बारे में बताते हैं कौन? हिबाकुशु। द एटॉमिक बॉम्ब डॉम। अच्छा, वो जब बम गिरा था तो उस टाइम पे क्या है, एक डॉम था, ये डोम था आपका, ये थोड़ा सा क्षतिग्रस्त हुआ था और ये बच गया था। तो इसी को बाद में यूनेस्को ने क्या किया,
वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना दिया। एंड द टोरो नागासी सेरेमनी, अब ये जो एक टोरो नागासी सेरेमनी होती है, ये क्या होती है? ये मोतायासु रिवर पे होती है। एक नदी का नाम है मोतायासु रिवर। उस नदी पे जो टोरो नागासी सेरेमनी होती है, उस सेरेमनी में क्या किया जाता है? ये कागज के बने लालटेन को बहाया जाता है। किसकी याद में? जो परमाणु हमला हुआ था हिरोशिमा और नागासाकी पे। ठीक है, तो आपको समझ में आया कौन सी रिवर है ये? मोतायासु, जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा एग्जाम पर्सपेक्टिव से। द मेन पावरफुल सिंबल्स ऑफ रिमेम्ब्रेंस, पीस एंड द ग्लोबल मूवमेंट फॉर अ न्यूक्लियर वेपन फ्री वर्ल्ड। ठीक है, जापान चाहता है कि पूरा वर्ल्ड न्यूक्लियर वेपन से फ्री हो जाए, क्योंकि आज अगर बात करें हम नॉर्थ कोरिया की, हम बात करें पाकिस्तान की, तो ऐसे छोटे छोटे कंट्रीज जिनको न्यूक्लियर वेपन आ गए हैं इनके पास, ये डराते हैं पूरे वर्ल्ड को कि हम आप पे हमला कर देंगे, हम आप पे हमला कर देंगे। ठीक है, तो ऐसी चीजें हैं। अब सब देश ये तो नहीं कर सकते कि न्यूक्लियर वेपन को छोड़ दें, क्योंकि एक देश छोड़ेगा तो वो कमजोर हो जाएगा। आज की डेट में जो जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है, अदर कंट्रीज उससे डरती है। इससे रिलेटेड कोई 3 प्रकार की ट्रीटी है जो कि 1968 में हुई थी, एनपीटी, जिसका नाम है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। यानी कि अब आगे हम इसका विस्तार नहीं करेंगे, न्यूक्लियर जो वेपन है। सीटीबीटी 1996 कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैंड ट्रीटी, यानी कि जो हम न्यूक्लियर वेपन के लिए जो टेस्ट करेंगे उसको हम टेस्ट को बैन कर देंगे, एक ट्रीटी हुई थी। टीपीएनवी एनडब्ल्यू 2017, ये क्या था? ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन। न्यूक्लियर वेपन्स पे बिल्कुल क्या कर देंगे? प्रतिबंध लगा देंगे। और इंडिया इन तीनों का ही पार्ट नहीं है। इंडिया का सिंपल सा स्टांस है, हम पहले कभी भी न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। दूसरी चीज, हम जिसका यूज कर रहे हैं वो एनर्जी के लिए ज्यादा यूज करेंगे। और तीसरी चीज, इंडिया बोलता है कि जब सब लोगों के पास है, सब देशों के पास है और वो पावरफुल बन रहे हैं, तो हम उसको क्या डिस्ट्रॉय करके, न्यूक्लियर जो वेपन है उनको डिस्ट्रॉय करके हम क्यों कमजोर बने? हमारी वर्ल्ड लेवल पे जो हमारी पावर है उसको क्यों कमजोर करें? तो ये सारी बातें इंडिया का पर्सपेक्टिव है। तो हमने देख लिया है ये न्यूज भी। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं अपन। आईआईटी हैदराबाद लॉन्चेस इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर ट्रेनिंग प्रोग्राम अनुज्ञान। इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम में पूछा जाएगा। अनुज्ञान क्या है? अनुज्ञान आईआईटी हैदराबाद और जो सीपल है उसने मिलकर एक न्यूक्लियर ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया है। ठीक है, तो देखते हैं आईआईटी हैदराबाद ने किसके साथ? क्रिमसन एनर्जी एक्सपर्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे सीपल, इन दोनों ने मिलकर पहला एक न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ओरिएंटेशन प्रोग्राम, जो कि इंडिया का पहला इंडस्ट्री एकेडमिया न्यूक्लियर ट्रेनिंग प्रोग्राम है, उसको लॉन्च किया है और उसका नाम क्या है? अनुज्ञान। ठीक है, अब ये कैसे पहला इंडस्ट्री एकेडमिया न्यूक्लियर ट्रेनिंग प्रोग्राम है? देखिए, जो इंडस्ट्री तो कौन सी होगी आपकी? सिपल हो गई, और दूसरा जो एकेडमिक रिलेटेड कौन हो गया आपका? आईटी हैदराबाद हो गया। तो इन दोनों के कोलेब्रेशन से पहला एक न्यूक्लियर ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया जा रहा है जिसका नाम है अनुज्ञान। ये कितने महीने का रहेगा? ये 3 महीने का ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा, जो एम करेगा किसको? डेवलप स्किल्ड न्यूक्लियर प्रोफेशनल्स। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है, आप एक बात समझिए। इंडिया के पास अभी जो न्यूक्लियर एनर्जी की पावर है वो कितनी है? कैपेसिटी 8.8 गीगावाट। अब इंडिया ने क्या टारगेट किया है? 2047 तक हम इसकी क्षमता कितनी कर देंगे? 100 गीगावाट। अब न्यूक्लियर एनर्जी का क्या फायदा होता है? एक तो हमारा किस पे? कोल पे जो डिपेंडेंसी वो खत्म हो जाती है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली रहता है, कार्बन का इमिशन नहीं होता है, क्लाइमेट चेंज के जो इफेक्ट हैं उसको कम कर दिए जाएंगे, और ये 24 आवर्स बिजली उत्पादन कर सकता है, ये जो न्यूक्लियर एनर्जी रहती है। ठीक है, तो इंडिया इसी के तहत जो 2047 में 100 गीगावाट का प्लान लेके चल रहा है न्यूक्लियर एनर्जी का, इसके तहत क्या चाहते हैं? बहुत सारे प्रोफेशनल चाहते हैं जो न्यूक्लियर एनर्जी बना सके। तो इसके तहत ही क्या हो रहा है? अनुज्ञान हो रहा है, जिससे क्या मिलेगा? ट्रेनिंग प्रोग्राम मिलेगा। अब ये किसको मिलेगा? इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को मिलेगा, वर्किंग प्रोफेशनल्स को मिलेगा, पीयूसीओ में जो काम कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव उनको मिलेगा, ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर्स को मिलेगा, और इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स को मिलेगा। ये सारी ट्रेनिंग इनको मिलेगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बस ओनली स्टूडेंट्स ही आएंगे, जो कि क्रिएट करेंगे अ ब्रॉड टैलेंट पाइपलाइन फॉर द न्यूक्लियर सेक्टर। इंडिया के न्यूक्लियर सेक्टर में अगर ये लोगों को पूरी शिक्षा मिल जाती है, पूरा करिकुलम एक ऐसा बनाया जाता है जिससे इनको न्यूक्लियर एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है ये समझाया जाए, इसमें इनकी पारंगतता हो जाए, तो ये भारत के लिए बहुत फायदे का सौदा है। और ये अनुज्ञान बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट देखते हैं, जो इसमें करिकुलम है ये क्या इंक्लूड कर रहा है। रिएक्टर फिजिक्स के बारे में पढ़ाया जाएगा, थर्मल
हाइड्रोलिक्स के बारे में पढ़ाया जाएगा, रेडिएशन शील्डिंग यानी कि जो रेडिएशन निकलते हैं उससे कैसे बचा जाए उनके बारे में पढ़ा जाएगा, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। ठीक है, ये स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स क्या होते हैं, किसी भी फैक्ट्री में स्टेब्लिश कर दिए जाते हैं, इसके लिए बड़े बड़े न्यूक्लियर स्पेस की जरूरत नहीं होती, तो इसमें काम किया जा रहा है। इंजीनियरिंग डिजाइन पे पढ़ाया जाएगा, न्यूक्लियर सेफ्टी, क्वालिटी एश्योरेंस, AERB रेगुलेटरी कंप्लायंस एंड स्टिमुलेटर बेस्ड ट्रेनिंग होगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें किसमें आएगी, करिकुलम, यानी कि आपका सिलेबस कैसा रहेगा, इन सब के बारे में पढ़ाया जाएगा। द प्रोग्राम कंबाइंस एकेडमिक लर्निंग विद इंडस्ट्री एक्सपोजर। देखो पहले क्या होता था, अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो एक टाइम के बाद आपको इंडस्ट्री एक्सपोजर बाद में मिलेगा, मतलब आप पूरा पहले ट्रेनिंग कर लेंगे। ट्रेनिंग प्रोग्राम जो चलेगा इंडस्ट्री में वो 4 साल का जो ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट होने के बाद है वो चलेगा। बीच बीच में इंटर्नशिप होती है, वो थोड़े थोड़े टाइम के लिए होती है, लेकिन अब क्या होगा, ये पढ़ने के साथ साथ इंडस्ट्री का भी एक्सपोजर होगा और इससे न्यूक्लियर एनर्जी का जो ज्ञान है वो बढ़ेगा। ये इसमें किसके गाइडेंस के थ्रू हो रहा है, ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एक्सपर्ट्स के थ्रू हो रहा है। और इसमें जो ट्रेनिंग कराई जा रही है, ये कराई जा रही है एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के द्वारा, जो स्टैंडर्डाइज है किसके लिए, और क्या प्रिपेयर करेगी ये प्रोफेशनल को फॉर फ्यूचर न्यूक्लियर एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए। गॉट इट। अगर हम बात करें इंडिया की न्यूक्लियर एनर्जी की, तो एक तो होता है प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर। ठीक है, इसमें किसका इस्तेमाल हो रहा है, उसमें इस्तेमाल हो रहा है आपका यूरेनियम का। दूसरा है आपका फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, इसमें इस्तेमाल हो रहा है थोरियम का। ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट ही है ना सारे, इन्हीं से क्या हो रहा है, न्यूक्लियर एनर्जी निकल रही है। पहली टेक्निक कौन सी है, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, दूसरी है आपकी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, और तीसरी जो आने वाली है वो कौन सी है, थोरियम बेस्ड रिएक्टर। इसमें किसका इस्तेमाल होगा, इंडिया में जो मोनोजाइट सैंड होती है उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, थोरियम पाया जाता है, जो कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ये केरला की साइड में ज्यादा पाया जाता है, उसके तटीय क्षेत्र में। इसलिए इंडिया का जो टारगेट है 2047 तक 100 गीगावाट का होने का न्यूक्लियर एनर्जी में, हो सकता है ये पॉसिबल हो जाए। ठीक है, और इंडिया को इसके लिए बहुत जल्दी काम करना पड़ेगा। जिस तरीके से IIT हैदराबाद और पीपल ने मिलकर एक प्रोग्राम बनाया है अनुज्ञान, ऐसे और भी IITs की बात करें या फिर प्राइवेट फर्म्स की बात करें, उनको ये प्रोग्राम चलाने पड़ेंगे। आज की नेक्स्ट न्यूज देखते हैं अपन। हिमालयन सेरो साइटेड इन हिमाचल प्रदेश आफ्टर 2 डिकेड। देखो 20 साल बाद क्या दिखा है, हिमाचल प्रदेश में एक हिमालयन सेरो है। हिमालयन सेरो की फोटो ये है, ये देखो, ये तो ये बकरे की तरह भी दिखेगा और ये दूसरा एक हिरण की तरह भी दिखेगा। ठीक है, देखिए अब ये बकरे की तरह भी दिख रहा है अगर इसके कान हटा दें, और ये हिरण की तरह भी दिख रहा है अगर इसके वापस से कान लगा दें, क्योंकि बकरे में क्या होते हैं, इसके सिंग होते हैं। ठीक है, अब आप पढ़िए इसके बारे में। द हिमालयन सेरो, जिसका वैज्ञानिक नाम है कैप्रिकॉर्निस थार, वॉज वीडियो रिकॉर्डेड, उसका वीडियो बनाया गया है कहाँ पे, कालाटूब खज्जर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास में, जो कि कहाँ पे है, चंबा, चंबा हिमाचल प्रदेश में। इसको क्या पाया गया है, हिमालयन सेरो को देखा गया है। द हिमालयन सेरो इज अ मीडियम साइज गोट एंटीलोप, हमने बात कर ली है, गोट की तरह भी दिखता है, एंटीलोप की तरफ भी दिखता है। अनगुलेट एडेप्टेड टू स्टीप रॉकी एंड फॉरेस्टेड हिमालयन स्लोप। देखो अनगुलेटेड का मतलब क्या होता है, पहले तो आप ये समझ लीजिए, जो खुर वाले पशु होते हैं, जिसमें गाय भी आएगी, है ना, खच्चर भी आएगा, घोड़ा भी आएगा, जिसके खुर होते हैं, जो मैमल्स होते हैं जो दूध देते हैं, उनको क्या बोलेंगे, अनगुलेट होते हैं। ठीक है, एडेप्टेड, ये कौन से, स्टीप, जो स्टीप रॉकी प्लेस होते हैं, पहाड़ होते हैं, जैसे पतले पतले पहाड़ होंगे, ऊंचे पहाड़ होंगे, ये वहां पे रहना, अकेला रहना पसंद करता है, वहां पे चढ़ जाता है। इट इज रिकॉग्नाइज, इसको कैसे पहचान की जाती है, इसकी डार्क कोट होती है, शॉर्ट बैकवर्ड कर्विंग हॉर्न्स होते हैं, एंड स्ट्रॉन्ग क्लाइंबिंग एबिलिटी होती है, इसकी एबिलिटी चढ़ने की बहुत अच्छी होती है। ये जो स्पीसीज है कहाँ कहाँ पाया जाता है, इंडिया में पाया जाता है। इंडिया की बात करें तो इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, असम, त्रिपुरा, इन सब में पाया जाता है। साथ ही साथ सिक्किम के किस पार्ट में भी पाया जाता है। और ये मिजोरम का तो क्या है, स्टेट एनिमल भी है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। जब बात कर रहे हैं हिमालयन सैरो की, ये कहाँ पे पाया जाता है, ये इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, नेपाल में, भूटान में, म्यांमार में और चाइना में पाया जाता है। लेकिन ये इंडिया के कौन से स्टेट का क्या है, स्टेट एनिमल है, ये मिजोरम का स्टेट एनिमल है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया है। और देखते हैं इसमें क्या है, हिमालयन शेरों को किसमें लिस्ट किया गया है, नियर थ्रेटन स्पीसीज में,
IUCN की रेड लिस्ट में डाला गया है। IUCN क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। नेचर के कंजर्वेशन के लिए एक इंटरनेशनल संगठन है जिसने हिमालयन शेरों को नियर थ्रेटन, यानी कि आने वाले समय में ये बिल्कुल विलुप्त हो सकता है। आप ये तो देखिए ना कि 20 साल बाद दिखा है, तो एक तरीके से इसको विलुप्त मान लिया गया था, लेकिन पर्टिकुलर क्या हुआ बात करें तो इसकी IUCN की रेड लिस्ट में है ये, और अब ये 20 साल बाद दिखा है। और ये क्या रिसीव करा है? हाईएस्ट लीगल प्रोटेक्शन अंडर, किसके अंतर्गत इसको प्रोटेक्शन मिलेगी हिमालयन शेरों को? शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत इसको प्रोटेक्शन मिलेगी। द न्यू साइटिंग प्रोवाइड्स वैल्यूएबल साइंटिफिक एविडेंस फॉर वाइल्ड लाइफ मॉनिटरिंग इन द वेस्टर्न हिमालयस। वेस्टर्न हिमालयस में साइंटिफिक एविडेंस के लिए बात करी जा रही है, एंड हाईलाइटिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ कैमरास। किसकी इंपॉर्टेंस की हाईलाइट किया जा रहा है? कैमरा ट्रैप्स, फॉरेस्ट पेट्रोल एंड हैबिटेट कंजर्वेशन फॉर प्रोटेक्टिंग रेयर माउंटेन मैमल्स। ठीक है, तो ये सारी बातें किसके बारे में है? हिमालयन शेरों के बारे में। हमने इसको कहाँ पे पाया है? इसको पाया है हमने कालाटाप खज्जर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है, और ये कहाँ पे है? ये हिमाचल प्रदेश के चंबा में। आज की लास्ट न्यूज रहेगी आपकी, IIA डायरेक्टर विंस कॉस्पार विक्रम साराभाई मेडल 2026। डॉक्टर अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम, ठीक है, ये महिला का नाम है डॉक्टर अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम, जो कि डायरेक्टर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स है। ये इसका मुख्यालय कहाँ पे? बेंगलोर में। इनको क्या सम्मानित किया गया है? इन्होंने रिसीव किया है कॉस्पार विक्रम साराभाई मेडल 2026 का, ड्यूरिंग दी 46 कॉस्पार साइंटिफिक असेंबली का जो प्रोग्राम चल रहा था, कहाँ पे? इटली के फ्लोरेंस में, वहां पे इनको सम्मानित किया गया। ठीक है, अब ये ऐसा सम्मान पाने वाली पहली भारतीय महिला है, फर्स्ट इंडियन वुमेन साइंटिस्ट एंड द फोर्थ इंडियन ओवरऑल। चौथा तो ये इंडियन हो जाएंगे, और पहली ये महिला हो जाएगी जिनको क्या मिला है? कॉस्पार विक्रम साराभाई मेडल। अब ये कॉस्पार विक्रम साराभाई मेडल क्या है? ये इंस्टीट्यूटेड है 1999 से, इस जॉइंटली अवार्डेड, ये जॉइंटली अवार्ड किया जाता है किसके द्वारा? एक तो कॉस्पार है। कॉस्पार क्या है? कॉस्पार है कमिटी ऑन स्पेस एंड रिसर्च, एंड इसरो क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ये तो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गया जो सारे स्पेस ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करता है। कंट्रोल यानी कि आपको रिसर्च में मदद करता है, आपने कोई रिसर्च कर ली तो उस पर अवार्ड देता है, तो ये सारी चीजें कौन करता है? कॉस्पार करता है। और ये जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, ये तो इंडिया का है ही है। ठीक है, अब इसको किसने बनाया था? इसमें विक्रम साराभाई का बहुत बड़ा योगदान था। इसीलिए ये जो अवार्ड है ये 1990 से स्टार्ट हो गया है, और कॉस्पार किससे टाइप कर रहा है? विक्रम साराभाई से, और इसी के साथ एक मेडल बनता है, और ये किसको मिल रहा है अभी? डॉक्टर अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम को। और इसको किसके लिए मिला गया है? ये ऑनर किया जाता है साइंटिस्ट को, जो कि डेवलपिंग कंट्री यानी कि विकासशील देशों के जो साइंटिस्ट होंगे उनको उनके आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन में, किसके लिए? स्पेस की रिसर्च के आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए दिया जाता है। ठीक है, और चीजें देख लेते हैं। इनकी जो रिसर्च है, क्या नाम है इनका? अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम की जो रिसर्च है, ये किसके उस पे है? स्टेलर पॉपुलेशन, जो कि तारे होते हैं वो कैसे बनते हैं, कैसे बढ़ते हैं, कैसे समाप्त होते हैं, इनके बारे में इन्होंने रिसर्च की है। ब्लू स्ट्रेगल स्टार्स, यानी कि कुछ तारों में से कुछ ऐसे तारे होते हैं जो बहुत ज्यादा जवान दिखते हैं, नए दिखते हैं, तो उनको क्या बोलेंगे? ब्लू स्ट्रेगलर स्टार्स। तो उनके बारे में भी इन्होंने रिसर्च करी है। फ्यूचर टेलीस्कोप प्रोजेक्ट, क्योंकि अब जब आपको यहाँ से स्पेस में देखना पड़ेगा तो टेलीस्कोप से ही तो देखोगे, तो इन्होंने ऐसी चीजों के बारे में, ऐसे टेलीस्कोप के बारे में भी रिसर्च करी है जो कि बहुत एडवांस होंगे, अच्छी उसमें टेक्नोलॉजी होगी। द अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप के बारे में, ऑन बोर्ड एस्ट्रोसेट, एंड द हानले डार्क स्काई रिजर्व इन लद्दाख। हानले से क्या दिखता है? एक क्लियर स्काई दिखता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे पॉल्यूशन नहीं है। लद्दाख की बात करेंगे तो वहाँ पे पॉल्यूशन नहीं है, तो वहाँ पे क्लियर स्काई दिखता है, तो वहाँ पे भी इन्होंने रिसर्च करी है। एस्ट्रोसेट क्या है? इंडिया का पहला डेडिकेटेड मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी है। ठीक है, एस्ट्रोसेट की बात करें। और कॉस्पर की बात करें तो एक इंटरनेशनल साइंटिफिक बॉडी है जो प्रमोट करती है ग्लोबल कोऑपरेशन को, किसमें? स्पेस साइंस में। ये सारी चीजें हमने देख ली, चाहे हम बात करें एस्ट्रोसेट के बारे में, कॉस्पार के बारे में, सुब्रमण्यम के बारे में, जिनको फर्स्ट ऐसी लेडी है इंडिया की जिनको ये अवार्ड मिला। तो आज का हमने सारी न्यूज़ को कवर कर लिया है। आज का ब्यूटीफुल व्यू देख लेते हैं। ये है आपका लद्दाख का, वही किसकी बात कर रहे हैं? हान लेकर डार्क स्काई रिजर्व। ये हो गया आपका हान लेकर डार्क स्काई रिजर्व।
देखिए यहाँ पे आपको तारे कितने अच्छे से दिख रहे हो, कितनी ज्यादा संख्या में दिख रहे हैं। यहाँ पे एकदम क्लियर स्काई है, पॉल्यूशन नहीं है। और ये जो बन रहे हैं ये स्पेस में देखने के लिए स्टेशन बने हुए हैं। ठीक है, ये देखिए आप पूरा स्पेस रिजर्व से हैं। ठीक है, आज का हमारा एमसीक्यू रहेगा, द एशियन राफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 विल बी ऑर्गेनाइज्ड ऑन विच रिवर इन अरुणाचल प्रदेश। पहले तो यहाँ पे आप दो क्वेश्चन को समझ लीजिए। जो एशियन राफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 से कहाँ होने जा रही है? इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के अरुणाचल प्रदेश में। अब आपका क्वेश्चन ये है कि ये कौन सी रिवर, अरुणाचल प्रदेश की कौन सी रिवर में होने जा रही है? तो ऑप्शन आर सियांग रिवर, ऑप्शन बी इज कामेंग रिवर, ऑप्शन सी इज सिमांग रिवर, एंड ऑप्शन डी इज सुबानश्री रिवर। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। और दिस इज ऑल अबाउट, हमने सारी न्यूज़ को कवर कर लिया है। आपको ऐसे ही डेली कंसिस्टेंटली सेशन के साथ बने रहना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग विद अभ्यस्त क्लासेस।